हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में पूर्णतः संभावित है पूछे जाने की, तो वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है। सभी संभावित लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश है उसमें। आप उस प्लेलिस्ट का लाभ उठाएं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की सार्थकता बताइए। तो आइए देखते हैं। मंगलम पाठ जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। कैसे है, क्यों है, आप इसकी व्याख्या को जरूर देखें। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है और असत्य जो है, मिथ्या भाषा जो है, वो कभी नहीं जीत सकता है। देवलोक का मार्ग प्रशस्त करने में सत्य की ही अग्रणीय भूमिका होती है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषिगण भी सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि देवलोक जो है वो सत्य का खजाना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक दामोदर गुप्त और एक राजशेखर। उनके द्वारा रचनाएं कौन कौन है आप जरूर देख लीजिएगा, पूछा भी जाता है। हालांकि हमने कई पार्ट्स में उस ऑब्जेक्टिव और मॉडल सेट में उसको चर्चा किया हुआ है। पाटलिपुत्र वैभव के आधार पर पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। इसका वर्णन भारतीय मुनि ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी करते हैं, जैसे मेघासनीस, फाहियान इत्यादि। पाटलिपुत्र में जो मेघासनीस जो है किसके शासनकाल में आया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा गया है। मेघासनीस कहाँ का राजदूत था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पाटलिपुत्र नगर का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है और माना जाता है। यहाँ के धार्मिक क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है। पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, पिंगल आदि ने भी पाटलिपुत्र से विशेष स्थान प्राप्त किया है। गंगा के पावन तट पर बसा हुआ पाटलिपुत्र एक महानगर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ पुराणों में भी पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पूछा जाता है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर, या ऑप्शन में दोनों है तो एक ऑप्शन जरूर बनेगा इनमें से दोनों। इस नगर के समीप जो है पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। इसी कारण पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों से प्रचलित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में जो था अत्यधिक प्रचलित था। कैसा था? जैसा कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो अलस कथा पाठ के कवि कौन है? विद्यापति, और विद्यापति को मैथिल कवि भी कहा जाता है। इन्होंने एक व्यंग्यात्मक रूप से एक कथा कहा है। इसमें आलसियों के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि आलसियों का भरण पोषण कारुणिक और दयालु व्यक्ति ही कर सकते हैं। आलसी काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनकी रक्षा व्यवस्था कर सकता है। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। अलस कथा पाठ में मैथिल कवि विद्यापति ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। दानशील और कारुणिक व्यक्तियों के बिना वह अपने आप को मौत से भी नहीं बचा सकते हैं। अर्थात आलस्य शत्रु के समान होता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय लोग धर्म जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकत्व भाव के साथ रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और एक दूसरे के आदर्श भी हैं।
भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हो जाते हैं और श्री हरि की सेवा करने के योग्य हो जाते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। तो दक्षिण भारतीय महिलाओं में चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना करके लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्य की रचना की है। इन दक्षिण भारतीय महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलंबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा आदि ऋषिकाएं जो हैं महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। अपने सिद्धांतों का संकलन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया, जो राष्ट्रभाषा में वर्णित है। राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी में वर्णित है। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक कथा से संबंधित। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, किस ग्रंथ से लिया है, उस ग्रंथ के किस खंड से लिया गया है, इत्यादि सभी का ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है। पथिक वृद्ध बाग के बातों में कैसे आ गया। तो पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग से ही संभव होता है, लेकिन जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। ये सोच रहा है, फिर भी लोभ से वशीभूत होकर उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में तो खतरा तो है ही, तो खतरा उठाया और अपना जान गंवा गया। इस प्रकार देखा जाए तो वह लोभ से वशीभूत होकर वृद्ध बाग के बातों में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भीखन टोला गांव कैसा है। क्रमवीर कथा का पाठ से संबंधित है। भीखन टोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित हैं तथा कष्ट में जीवन बिताते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं निर्धन परिवार से जो गांव के बाहर टूटी झोपड़ी में रहते हैं। भीखन टोला में लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो नीति श्लोका महात्मा विदुर द्वारा रचित है। इसमें महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के अशांत मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो महात्मा विदुर देते हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक और आध्यात्मिक सुख जो है अस्थायी होता है। अपने आचरण को सुंदर करके हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। मनुष्य को काम, क्रोध और लोभ तथा मोह को त्याग देना चाहिए। ये सभी नरक के द्वार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार से मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में भी माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड भी होते हैं। उन कर्म कांडों में वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, पानी ग्रहण, सिंदूरदान, अग्नि स्थापना इत्यादि जो है कर्मकांड होते हैं। और सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ से ही संबंधित है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक वैसे ही विद्वान पुरुष नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा में लीन होकर दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। नदी और विद्वान में यही समानता है। अगला प्रश्न है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो राजशेखर के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह है काव्य मीमांसा, और कूटनीमत काव्य है वो दामोदर गुप्त द्वारा रचित है। प्रश्न आ भी गया। तो राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा भी ली गई है। यहीं पर चाणक्य जैसे नीतिकार भी हुए हैं। इस श्री का
लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विजयांका को सर्व शुक्ल सरस्वती क्यों कहा गया है? किसने कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋषि दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ल सरस्वती कहा है। अब क्यों कहा गया है विजयांका को सर्व शुक्ल सरस्वती कहा गया? क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ल सरस्वती कहा है। विजयांका का श्याम वर्ण था, मतलब वो थोड़ा सांवली थी, किंतु उनकी कृतियां ज्योतिर्मय थी, प्रकाशित थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती थी। तो इस सीरीज में हमने 15 टॉप मोस्ट सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और ये सभी प्रश्न संभावित हैं, इसलिए आप इसको अनदेखा न करें, हर हाल में इसको कंठस्थ कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।